नाइन ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल की जानिब से मैं हूं इकरा नदीम। अस्सलामुअलैकुम। वीडियो की जानिब जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसके साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। आपके इस अमल से हमारी हौसला अफजाई यकीनी होगी। शुक्रिया। आज की हमारी कहानी का उन्वान है गलत काम का बुरा अंजाम। तो आइए चलते हैं कहानी की जानिब। मेरी वालिदा कहा करती थी कि पर्दा औरत के लिए आफियत है। इन दिनों मुझे इनकी ये बात समझ में नहीं आती थी, लेकिन पड़ोस में रहने वाली एक लड़की चांदनी का अंजाम देखकर ये बात बखूबी समझ में आ गई। बेशक पर्दे में औरत गैर मर्द की निगाहों से महफूज हो जाती है और ऐसी औरत को इज्जत की निगाह से देखा जाता है। ताहम अल्लाह ताला के हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वाली औरतें तबाह हो जाती हैं, जैसा इसके साथ हुआ। जिसने लम्हाती आराम और सुकून के लिए गलत काम करने शुरू कर दिए। उसका नाम चांदनी था। खूबसूरत नैन नक्श, दूध जैसी रंगत, वो वाकई चांदनी लगती थी। अल्लाह ताला ने इसे हुस्न की दौलत से दिल खोल कर नवाजा था, लेकिन किस्मत के खेल थे कि वो एक गरीब घराने में पैदा हुई। बड़ी बहन के अलावा अम्मा, अब्बा और एक बड़ा भाई नामदार था। मुख्तसर अफराद का ये कुंबा चांदनी को बिल्कुल पसंद नहीं था। वो खूबसूरत थी और इसे इस बात का बखूबी अदराक था कि वो अभी थर्ड ईयर में थी जब इसकी आंखों में किसी अपने ही जैसे खूबसूरत लेकिन अमीर और कबीर शहजादे के ख्वाब उतरने लगे। इसे शहजादा तो ना मिल सका, ताहम दौलत कमाने का हुनर जरूर हाथ लग गया और ये हुनर सिखाने वाली उसकी सहेली फरहीन थी। इसने हर पल चांदनी को इसकी खूबसूरती का एहसास दिलाया और इसे इस खूबसूरती से फायदा उठाने की कई गुण भी सिखाए। फरहीन और चांदनी में गहरी दोस्ती हो गई। वो दोनों एक दूसरे के राजों से वाकिफ थी। यूं वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी दोस्ती गहरी होती गई। ये फरहीन ही थी जिसने इसे गैर लड़कों से दोस्ती का हुनर बताया। चांदनी खूबसूरत तो पहले ही थी, खुद को जब संवारने का सलीका भी आ गया तो वह राह चलते लोगों पर बिजलियां गिराने लगी। वो सबको नजरअंदाज करके एक अदा से यूं चलती कि देखने वालों में से अक्सर उसकी जानिब खींचे चले आते। जो शख्स इसे दौलतमंद लगता वो कुछ दिन नखरे दिखाकर इससे दोस्ती कर लेती। महीना दो महीना इसके साथ प्यार की बातें करती और दोनों हाथों से दौलत लूटने के बाद किसी बात को वजह बनाकर लड़ाई करती और रिश्ता खत्म हो जाता। माँ ने जब उसके पास नई नई चीजें देखी तो ठटक गई और जब हकीकत पता चली तो इस पर खूब बरसी, मगर वो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती। आहिस्ता आहिस्ता माँ भी इस ऐशो इशरत और मुफ्त की दौलत की आदी हो गई और बेटी के करतूतों से वाकिफ होने के बावजूद बेखबर बनी रही। यूं गुजरते वक्त के साथ उनकी जिंदगी में खुशहाली आती गई। चांदनी का रूप भी मजीद निखरता गया। अब माँ भी इसे नजर भर कर ना देखती कि कम वक्त को कहीं नजर न लग जाए। पड़ोसियों को यही बताया कि चांदनी एक कंपनी में मॉडलिंग करती है। चांदनी को अब माँ की हिमायत हासिल होने की वजह से हर काम की आज़ादी थी। अक्सर औकात वो शाम को घर से निकल जाती और इस वक्त घर पहुंचती जब तमाम अहले खाना ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे होते थे। इस बात से माँ बखूबी वाकिफ थी कि उसकी बेटी किस वक्त घर से निकलती है और किस वक्त वापस लौटती है, लेकिन बेटी के जरिए मिलने वाली माल का क्या असर था कि वो कभी इसे किसी काम से मना नहीं करती थी। बैठे बिठाए ऐश की जिंदगी नसीब हो रही थी। लेकिन बात माँ की आंखें बंद कर लेने से खत्म नहीं हो जाती। वो तो कबूतर की मानिंद आंखें बंद किए आराम से बैठी थी, जबकि मोहल्ले वाले अपनी आंखों और कानों को खुला रखे हुए थे। बाप का घर पड़े रहना और जवान बेटी का यूं अक्सर औकात आधी रात को घर से वापस आना इन्हें बहुत कुछ समझा चुका था। चांदनी ने इतनी अक्लमंदी जरूर दिखाई कि जिससे भी वो दोस्ती करती थी इसे एक खास हद तक आगे नहीं जाने देती थी,
کیونکہ وہ ایک عزت دار گھرانے کی لڑکی تھی، صرف دوستی کرتی مگر عزت کا سودا نہ کرتی۔ محلے والے یہ بات کب جانتے تھے؟ نہ ہی انہیں جاننے کی ضرورت تھی کہ وہ کس کے ساتھ کیسے تعلقات رکھے ہوئے ہیں۔ ان کے لیے تو بس اتنا ہی کافی تھا کہ جہاں جہاں لڑکی آزاد گھومتی ہے، اکثر اوقات اسے مختلف لڑکوں کے ساتھ بائک یا کار میں بھی دیکھا گیا تھا، جو اسے گھر سے لینے یا گھر واپس چھوڑنے آتے تھے۔ ساری داستان سمجھنے کے باوجود سب کی زبانوں پر کفل لگے ہوئے تھے، وہ کسی خاص وقت کے انتظار میں تھے۔ ان سے یہی کہا گیا تھا کہ آفس کے لوگ ہماری بیٹی کو لینے اور چھوڑنے آتے ہیں۔ چاندنی اور اس کی ماں کو یہ بات بخوبی معلوم ہو چکی تھی کہ محلے والے ساری صورتحال سے واقف ہو چکے ہیں، لیکن وہ دونوں ماں بیٹی محلے والوں کی خاموشی سے مزید شیر ہو چکی تھی۔ کوئی ان کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ پرائے معاملے میں کون ٹانگ اڑاتا ہے؟ سب اپنی عزت کی خاطر خاموش تھے۔ یوں چاندنی نے سرعام مختلف لوگوں کے ساتھ آنا جانا شروع کر دیا۔ وہ کالج بھی جاتی تھی اور اب 4th ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ فرحین سے اس کی دوستی ابھی بھی قائم تھی اور دونوں مل کر امیر لڑکوں سے دوستی کرتی تھی۔ چاندنی اپنے من پسند عیش سے بھرپور زندگی گزار رہی تھی، کوئی روک ٹوک نہیں تھی، سو وہ بے حد خوش اور مطمئن تھی۔ دل کو یہ سوچ کر تسلی دیا کرتی تھی کہ صرف دوستی کرتی ہوں، کوئی غلط کام تو نہیں کرتی، اور دوستی کرنے میں کوئی حرج نہیں، خوشی سے جینا سب کا حق ہوتا ہے۔ انہی دنوں جب اس کے سالانہ امتحان میں صرف 2 ماہ رہ گئے تھے، اس وقت اس کی بیک وقت 3 لڑکوں کے ساتھ چل رہی تھی، جن میں سے ایک محلے کا آوارہ لڑکا تھا جو 2 گلیاں چھوڑ کر رہتا تھا۔ دوسرا کالج کی ایک لڑکی کا بھائی تھا جو چھٹی کے وقت اپنی بہن کو لینے آتا اور گیٹ پر موجود ہوتا۔ اس کی بے چین نگاہیں چاندنی کو ڈھونڈ رہی ہوتی۔ جس دن اس کی بہن نہ آتی، اس دن بھی وہ کالج کے گیٹ پر پایا جاتا۔ تیسرا لڑکا رضا تھا، انتہائی دولت مند فیملی سے تعلق رکھنے والا۔ اس کی شخصیت بھی سحر انگیز تھی، لڑکیاں اس کے آگے پیچھے گھومتی تھی، لیکن وہ بس چاندنی کے پیچھے ہوتا۔ چاندنی سے اس کی پہلی ملاقات ایک ہوٹل میں ہوئی، جہاں وہ اپنے ایک دوست فیصل کے ساتھ لنچ کرنے گئی تھی۔ فیصل جب لنچ کرنے کے بعد کال سننے کے لیے کچھ دیر کے لیے باہر گیا تو اب کہیں جا کے سرمد آ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ سرمد چند ماہ چاندنی کے دوستوں کی فہرست میں ہوا کرتا تھا، جس سے فائدے اٹھانے کے بعد وہ اسے خدا حافظ کہہ چکی تھی۔ اس نے چاندنی کو دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ وہ اس بات پر سخت تلملایا ہوا تھا کہ چاندنی نے اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا تھا۔ وہ اس سے کہہ رہا تھا کہ یہ فریب اسے مہنگا پڑے گا، وہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ بحث طویل ہوئی تو چاندنی کی آواز کچھ بلند ہو گئی، جو ساتھ والی ٹیبل پر موجود رضا نے سن لی۔ وہ فوراً اٹھ کے ان دونوں کے پاس آیا اور سرمد کو بدتمیزی کرنے سے روکا۔ دوسرے لوگ بھی متوجہ ہو گئے اور ایک شریف لڑکی کو سرعام تنگ کرنے پر اسے لعن طعن کرنے لگے۔ ہوٹل کے عملے نے سرمد کو نکال باہر کیا اور ماحول پھر سے پرسکون ہو گیا، تاہم چاندنی کا سکون لٹ گیا۔ پہلی ہی نظر میں وہ دل ہار بیٹھی تھی۔ اب وہ رضا کو یوں دیکھے جا رہی تھی جیسے ارد گرد اس کے سوا کوئی اور نہ ہو۔ رضا بھی اس کی کیفیت کو سمجھ چکا تھا، وہ بغور اس کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ اس نے فوراً دوستی کی پیشکش کر دی، جسے چاندنی نے اسی وقت قبول کیا۔ فون نمبر کا تبادلہ ہوا تھا کہ فیصل آ گیا۔ اس کے آتے ہی چاندنی نے اسے خدا حافظ کہا اور فیصل کے ساتھ ہوٹل سے نکل گئی۔ راستے میں وہ اسے سرمد والا واقعہ بھی بتا چکی تھی، تاہم سرمد سے اپنے تعلقات اور رضا سے دوستی کے ذکر کو وہ یکسر گول کر گئی۔ بعد میں رضا کو فیصل کے متعلق اس نے یہی بتایا کہ وہ دور پرے کا کزن ہے، جس پر رضا نے فوراً یقین کر لیا۔ چاندنی حقیقت میں رضا کی ہو کر رہ گئی، اسے واقعی رضا سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ رضا کی خاطر سب کو چھوڑ کر بس اس کی ہونا چاہتی تھی۔ وہ اسے قیمتی تحائف دیتا، خوبصورت جگہوں پر گھمانے لے جاتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ چاندنی کے گھر والوں پر بھی بے حد مہربان تھا۔ جب بھی گھر آتا جاتے وقت ماں کی ہتھیلی پر نوٹ رکھ جاتا۔
माँ की खुशी का कोई ठिकाना न रहता। यूं लगता कि वो अभी फरते मुसरत से रजा को अपनी दमादी में कबूल कर लेगी। हालात ने तब दूसरा रुख इख्तियार किया जब सालाना इम्तिहान के बाद चांदनी से माँ से रजा के रिश्ते के मुतल्लिक बात की। वह रिश्ता लेकर आना चाहता था। ये बात सुनते ही माँ हत्थे से उखड़ गई। वो कहने लगी, पागल हो गई हो क्या? अभी तेरी उम्र ही क्या है जो तुझे शादी की इतनी जल्दी पड़ गई? अभी तुझसे बड़ी बहन घर बैठी है, पहले इसका कहीं रिश्ता पक्का होगा, फिर हम तेरे हाथ पीले करने के बारे में सोचेंगे। फिलहाल ये शादी का खन्नास दिमाग से निकाल दे। माँ का लहजा दो टोक था, जिसे सुनकर वो हैरान रह गई। गोया वो माँ के लिए बस ऐसे हालात संभालने वाली एक मशीन थी जिसे इतनी जल्दी वो हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। इस सोच के आते ही चांदनी के अंदर की खुद सरी अंगड़ाई लेकर बेदार हो गई। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ रजा से, और जल्द, वरना याद रखिएगा कि अच्छा नहीं होगा। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कान खोल कर सुन लें आप। अपनी बात कहकर पैर पीटती कमरे से निकल गई, जबकि इसकी माँ महज सर झटक कर रह गई। फिर दोनों माँ बेटी के दरमियान सर्द जंग शुरू हो गई। माँ किसी भी कीमत पर इतनी जल्दी इसे ब्याहने के हक में नहीं थी, जबकि जल्द अज जल्द रजा से शादी करके एक पुरमसरत जिंदगी गुजारना चाहती थी। इसका बस नहीं चलता था कि आज ही इसके संग रुखसत हो जाती, लेकिन माँ के फैसले के सामने वो मजबूर हो चुकी थी। उधर रजा का भी इसरार बढ़ता जा रहा था। वो इसे पाने के लिए बेकरार था। इन हालात में चांदनी ने फरहीद से मशवरा किया। दोनों सहेलियां कॉलेज से अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद भी राबते में थी। सारी बात सुनकर फरहीद ने मशवरा दिया कि वो इन हालात को मंजर रखते हुए रजा के साथ कोर्ट मैरिज करे। दूसरी तरफ रजा की भी यही डिमांड थी कि वो घर छोड़कर इसके साथ निकाह करके इसकी हो जाए। काफी कश्मकश और माँ की तरफ से होने वाले मुसलसल इनकार ने इसे इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर कर दिया, जो इसे कदम नहीं उठाना चाहिए था। इस रात वो खाना खाकर चुपचाप कमरे में कैद हो गई। जबकि सबके सो जाने का इंतजार हुआ, पहले से तैयार शुदा बैग उठाया और जिंदगी में पहली बार चादर ओढ़कर घर से दहलीज पार कर ली। अगले आधे घंटे में वो सड़क के किनारे इस मुकर्ररा जगह पर खड़ी थी जहां पहुंचकर रजा ने इसे इंतजार करने का कहा था। इसे बमुश्किल 10 मिनट इंतजार करना पड़ा। वो वक्त से पहले आ चुका था। इसे देखकर चांदनी ने सुकून का गहरा सांस लिया और तेजी से कार की पिछली सीट पर अपना बैग फेंककर खुद भी नींद गुजार हो गई। इसने आंखें मूंद ली, नहीं जानती थी कि गाड़ी किन रास्तों पर सफर कर रही है। इसे बस इत्मीनान था कि वो रजा के साथ है। वो बेहद खुश थी, लेकिन ये नहीं जानती थी कि किस्मत इसके साथ कैसा भयानक सलूक करने वाली है। वो रात एक बहुत भयानक रात गुजरी। शादी के वादे हमेशा साथ रहने और जीने मरने की कस्में जैसे हवाओं में तहलील हो गई थी। ऐसा कुछ न हुआ, न शादी हुई, न ही हमेशा साथ रहने का वादा पूरा हुआ। जिस आला और शानदार कोठी में इसे लेकर गया था, वहां इसके दोस्त पहले से इसके मुंतजिर थे। चांदनी ने आज तक जो कुछ किया था, इसका नतीजा इसने पूरी तरह भुगता। 2 दिन तक अपने पास रखने के बाद रजा ने इसे एक औरत के हाथ भारी रकम के एवज बेच दिया। चांदनी जितनी मजाहमत कर सकती थी इसने की, लेकिन वो खुद को बचा नहीं सकी। वो दिन रात अपने घर वालों को याद करती थी, जिनके साथ इस सब के बाद कुछ अच्छा सलूक नहीं हुआ था। एक रात इसके घर पर एक बहुत ही अमीर लड़के ने धावा बोला। ये लड़का चांदनी के हाथों बेवकूफ बन चुका था, और चांदनी को छोड़ जाने के बाद इसने इंतकाम लेने का फैसला किया था। इन लोगों के घर पर चांदनी नहीं मिली तो वो इसके भाई को उठा कर ले गए, जिसकी लाश चंद दिनों के बाद बाहर पड़ी मिल गई। यूं इस कहानी के सब किरदार अपने अंजाम को पहुंचे। चांदनी अब भी अक्सर तन्हाई में बैठकर ये बात जरूर सोचती होगी कि गलती आखिर किसकी थी। इसकी अपनी, जिसने कभी नहीं सोचा था कि वो ठीक कर रही है, या गलत गलती गुर्बत के मारे माँ बाप की थी, जो सब जानने के बावजूद इसे गलत राह पर चलने से नहीं रोक सके। उन्होंने अपना फर्ज अदा नहीं किया। इसका नतीजा अपनी औलादों को खोने की सूरत में मिला।
फरहीन भी एक फितना साबित हुई जिसने चांदी को गलत रास्ता दिखाया। कसूर इस माशरे का भी नहीं जहां बेहिस मोहल्ले वाले लबों पर खामोशी की मोहर लगाए सिर्फ तमाशा देख रहे थे। वहीं अगर आगे बढ़कर चांदनी के माँ बाप का जमीर जगा देते तो आज चांदनी अंधेरों की दलदल में गुम ना होती। ये सच है कि गुर्बत की कोख से गुनाह जन्म लेते हैं, लेकिन ऐसे हीरे भी इस दुनिया में जगमगाते हैं जिनको गुर्बत और अफलाश के बावजूद तराशा जाता है और फिर हजारों दुख सहकर बिल आखिर आला मुकाम पा गए। किसी ताज की शान बढ़ाने को इसमें जगह पानी या इन हीरों की रोशनी से एक जहां को मुनव्वर कर दिया गया। औरत हो या मर्द कभी अपनी गैरत और इज्जत का सौदा नहीं करते और ऐसे ही लोगों से इस अर्ज़ खाक की शान सलामत है। आज चांदनी के वालिदैन जैसे लोग ये बात ज़रूर सोचते होंगे कि अपनी बेटियों से माशी हालात की खातिर गफलत बरतना कितने बड़े अजाब को दावत देना होता है। अल्लाह बचाए इस अजाब से हर माँ बाप को और इस लड़की को जो आर्जी सुकून के लिए सीधी राह से भटक गई। ये थी हमारी आज की कहानी। कल मिलेंगे नई कहानी के साथ। शुक्रिया।